जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, आखिर हमारे भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किस तरह से हुआ। क्योंकि यदि एंशियंट काल से हम देखें तो हमारे समाज में अनेक सारी प्रथाएं, ऐसी कुप्रथाएं जिनको हम लोग बोलेंगे, वो प्रचलित रही हैं। तो किस तरह से इन प्रथाओं पर हमने विजय पाई है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग इस तरह से हम लोग इसमें बात करेंगे। जो यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है, उस पर ये लेक्चर आधारित होगा और उसी तरह के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे समाज में प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की ढेरों सारी कुरीतियां विद्यमान रही हैं और उन सब कुरीतियों पर हमने कैसे विजय पाई, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए, जो हमारा समाज है वो लगभग 18वीं सदी के आसपास, 18वीं सदी के आसपास की बात करें तो वहां पर ढेर सारी कुरीतियां थी। हमारे देश में जितने भी बाह्य आक्रमणकारी आए, वो सभी आक्रमणकारी या तो भारत की संस्कृति में विलीन हो गए या फिर वो भारतीय समाज पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल पाए। और भारतीय समाज में जितने भी धार्मिक अंधविश्वास या फिर सामाजिक कुरीतियां विद्यमान रहीं, वो लगातार अपने ही रूप के अनुसार चलती रहीं। ठीक है, लेकिन जैसे भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत का आधुनिकीकरण किया। देखिए, एक बात अलग है कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, भारत की आर्थिक स्थिति को उन्होंने चौपट कर दिया, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों ने भारतीय समाज का पाश्चात्यीकरण किया, यानी कि आधुनिकीकरण किया और ढेर सारे सुधार अंग्रेज लेकर आए भारतीय समाज में। ठीक है, लेकिन हालांकि जितने भी सुधार अंग्रेजों ने भारतीय समाज में किए, वो इंटेंशनली नहीं किए। अंग्रेजों ने सुधार अपने हित के लिए किए, लेकिन वो हित कहीं ना कहीं भारत के लिए भी लाभकारी रहे। तो इसलिए जो अंग्रेजों के आने के बाद जो भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ, तो उससे लोगों में क्या हुआ कि एक नई चेतना जागृत हुई। भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो अंधविश्वास, जो आडंबर व्याप्त थे, तो वो सभी लोग भारतीय जितने थे वो इन सब चीजों से परिचित होने लगे और समाज से इन्हें दूर करने के प्रयास में जुट गए। तो ये एक्चुअली जो अंग्रेजों के आने का लाभ हुआ, भारत में सबसे ज्यादा लाभ यही था अंग्रेजों का कि उन्होंने भारतीय समाज को ठीक तरह से डिजाइन करना प्रारंभ किया था। और उन्होंने क्यों डिजाइन करना प्रारंभ किया था ठीक तरह से, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि होगा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हम भारत पर शासन करें, लेकिन वो भारत पर शासन तब करते जब भारत के लोग शिक्षित हो जाते, क्योंकि उन्हें वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और ऐसे वर्कर्स जो शिक्षित हों, जो उनके अनुसार काम करें, जो अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान जिनको हो। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय समाज में कुछ सुधार हो। भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हुए थे, तो वो सुधार आंदोलन आखिर क्यों चालू हुए, क्या वजह थी जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की लहर आ गई थी। तो इसके पीछे रीजन कौन कौन से थे। देखिए, 18वीं शताब्दी में यूरोप में ढेर सारे नवीन बौद्धिक चेतना जागृत हो गई थी। ठीक है, वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद, मानववाद जैसी विचारधाराएं यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रचलित होने लगी थी, जिसके कारण यूरोप में एक सुधार की एक लहर सी आ गई थी और वहां पर नवीन विचारधाराएं प्रचलित होने लगी थी। क्योंकि 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति भी आई थी, जिसके कारण लोगों का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और लोग सोचने समझने लगे थे। ठीक है, और वैज्ञानिक चेतना विकसित हो गई थी। ठीक है, वैज्ञानिक तर्क आने लगे थे। ठीक है, समाज में जो कुप्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, कितनी परंपराएं रूढ़िवाद की ओर अग्रसर थी। ठीक है, तो उन सभी परंपराओं का वहां पर विरोध होने लगा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में भी वही चीज धीरे धीरे आने लगी। ठीक है, तो भारत के लोगों में भी नवीन चेतना जागृत होने लगी, मानववाद, वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद। ठीक है, तो इस तरह की विचारधाराएं भारत के लोगों में भी आने लगी। क्योंकि देखिए, जो भारत के लोग थे वो 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्या हो रहे थे, शिक्षित हो रहे थे और पाश्चात्य शिक्षा उनको धीरे धीरे मिलने लगी थी। ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें होने लगा था
और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के माध्यम से भारतीयों में यह एक समान अवधारणा बनती जा रही थी कि हम लोग कितने आडंबर में डूबे हुए हैं, ये वो लोग समझने लगे थे, भारत के लोग 19वीं शताब्दी में। तो इसी कारण हुआ क्या कि धीरे धीरे भारतीयों का पाश्चात्यकरण हुआ, उनकी शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ, तो उनमें नवीन एक भावना प्रचलित होने लगी थी, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे यहाँ पर एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की बाढ़ आ चुकी थी। तो ये एक पहला कारण था कि भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चालू हुए थे। देखिए, दूसरा इसका कारण ये था कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के पहले यदि हम बात करें तो ढेर सारी कुप्रथाएं भारत में प्रचलित थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। ठीक है, तो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी तो वो लोगों के सामने एक तस्वीर बनती जा रही थी कि आखिर महिलाओं को हम कैसे उस दयनीय स्थिति से बाहर निकालें, उनको अधिकार दें, उनको शिक्षा के अधिकार दें, ठीक है, उनको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की ये विचारधाराएं लोगों के मन में एक घर बनाती जा रही थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि एक आंदोलन सा लोगों के अंदर चलने लगा। ठीक है, और वो आंदोलन लोगों के अंदर से निकलकर धीरे धीरे ग्राउंड लेवल में एक स्थान लेने लगा। तो ये प्रमुख कारण रहे हैं कि क्यों भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हुए। ठीक है, यदि महिलाओं की स्थिति देखेंगे, ठीक है, जाति प्रथा देखेंगे तो छुआछूत भी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी उस टाइम पर। तो इसका भी कहीं ना कहीं तो अंत होना ही था ना। तो कुछ लोग सामने जो कि शिक्षित हो चुके थे, जिनको अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान हो चुका था, ठीक है, और अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान कैसे हुआ था, वो अंग्रेजों के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों में जो जागरूकता आई तो उन्होंने एक आंदोलन चलाकर इन सभी कुरीतियों को, इन सभी आडंबरों को उन्होंने धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे जितनी भी प्रकार की कुरीतियां हो, सभी में किसी न किसी व्यक्ति, कोई ना कोई लीडर सामने आया और उसके नेतृत्व में इन सभी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए गए। ठीक है, ताकि ये कुरीतियां समाज से हट जाएं, समाप्त हो जाएं। अब देखिए, उस समय के जो प्रमुख लीडर थे तो उन्होंने जो धार्मिक पुस्तकें थी, जिन धार्मिक पुस्तकों में रूढ़िवाद को विशेष बल दिया जा रहा था, उनको ही खारिज करना चालू कर दिया था। जैसे कि जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज का ऐसा मानना था कि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं है। उन्होंने क्या, उनका कैसा मानना था कि कोई भी पुस्तक, चाहे वो धार्मिक पुस्तक ही क्यों ना हो, पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं। इसलिए कोई भी पुस्तक ईश्वर का वरदान नहीं है या कोई भी पुस्तक ईश्वर की वाणी नहीं है। तो ऐसा मानना किसका था? ब्रह्म समाज का था। तो ये जो मानना ब्रह्म समाज का था, तो उनका यही संदेश देना था कि किसी भी पुस्तक में यदि धार्मिक चीजों को या फिर धार्मिक रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वो पुस्तक ही गलत है, क्योंकि कोई भी दुनिया में पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं है। और इसके अलावा देखिए, अनेक लोग थे, जैसे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि सभी धर्म एक समान है। ठीक है, सभी धर्म, किसी भी धर्म का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कोई गलत काम किया जाए। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक समान है, चाहे भले ही उनके काम करने का तरीका अलग अलग हो। ठीक है, तो इस तरह के लोगों ने एक नए नए विचार प्रस्तुत करना उस समय पर चालू किए थे। तो ये सभी विचार सामान्य जनता में, आम लोगों में एक नई चेतना भर देते थे, ऐसे विचार। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, लोगों में एक नई चेतना, पुनर्जागरणवादी विचार आने चालू हुए और उन्होंने इन सभी रूढ़िवादियों के खिलाफ आंदोलन करना चालू किया। ठीक है, वैज्ञानिक तर्कवाद भी उस समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे थे। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार दत्त ने क्या किया था कि बायोलॉजिकल माध्यमों से, अपने प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया था कि जो बाल विवाह है वो हकीकत में या रियलिटी में वो हानिकारक है। ठीक है, तो बाल विवाह को उन्होंने बायोलॉजिकल माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया था बाल विवाह को। ठीक है, तो ये लोगों में एक आम अवधारणा उस टाइम पर जो लीडर्स थे वो बनाते जा रहे थे। तो इन सभी का परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे देश के लोगों के मन से जो एक पुरानी सोच थी वो धीरे धीरे मन से उनके निकलने लगी। ठीक है, और नवीन विचार आने लगे। ठीक है, पुनर्जागरणवादी विचार आने लगे और नए जो कि विकास की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे विचार सामने उनके आने लगे।
इसके अलावा देखिए क्या हुआ कि उस टाइम यानी कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अनेक नए उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, ठीक है। और उद्योगों की स्थापना के बाद क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिलना चालू हुआ, और रोजगार मिलना चालू हुआ तो लोगों की थोड़ी थोड़ी स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि वो शिक्षा प्राप्त करने लायक होते जा रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के पहले का भारत कैसा था, वो एक चतुर्वर्णी व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, दलित तबके के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और भी जो निचली जाति के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था वो लोग इन सभी लोगों का शोषण करते जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग देखिए एक कॉमन सिद्धांत है कि नियम जब बनाए जाते हैं तो जितने लोग नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो लोग नियम बनाते हैं वो लोग हमेशा नियमों को अपने हित में यूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि उनका उद्देश्य सही होता है, ठीक है, वो गलत नहीं होते हैं, लेकिन वो नियमों को अपने हित में यूज कर लेते हैं और नियम का पालन सिर्फ छोटे लोग ही करते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सभी को रोजगार देना प्रारंभ कर दिया। जब सभी को रोजगार मिला तो शिक्षा के अधिकार भी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा जो थी वो सभी को मिल रही थी एक समान रूप से, ठीक है। तो लोगों में एक नवीन विचार पनपता जा रहा था, एक नवीन विचार माइंड में आते जा रहे थे, मतलब आधुनिक विचार, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने देखिए भारत में रेलवे का विकास किया, तो रेलवे का विकास किया तो समाज का आदान प्रदान हुआ, यानी कि समाज की जो स्थिरता थी, समाज जो टिका हुआ था, एक ही स्थान पर जकड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब कुएं की मेढक की तरह जो था, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। तो इसके माध्यम से एक नवीन चेतना लोगों में आई, लोगों में समझ विकसित हुई, ठीक है, चारों क्षेत्र की उनकी जानकारी मिलने लगी। तो ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार था कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हुए। अब कौन कौन से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे, देखिए, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में बहुत ही अच्छे काम किए, ठीक है, मतलब सती प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक अच्छे कानून का निर्माण किया, जो कि सती प्रथा का जिसने अंत कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बाल विवाह है, ठीक है, बाल विवाह में किसने सबसे ज्यादा सहयोग किया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इन्होंने भी धार्मिक पुस्तकों या फिर वेदों के आधार पर ही सिद्ध कर दिया कि बाल विवाह या फिर विधवा पुनर्विवाह गलत नहीं है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो उस पर जितने आंदोलन चलाए गए थे, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है, और बाल विवाह, ठीक है, इसके खिलाफ में जो नियम बनाए गए थे, इसके अलावा जाति विरोधी जो आंदोलन चले थे, तो इन सभी आंदोलनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग केवल यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की मेंस एग्जाम के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।